नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा की। जी हाँ, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अगर कांग्रेस इस सीट को जीतती है तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी ये सीट जीतती है तो कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में सफल होगी। लेकिन बीजेपी के लिए सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अब तक ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। प्रदेश में सरकार होने के बाद भी अगर ये सीट बीजेपी अपने कब्जे में नहीं ले पाई तो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई है, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ विकास का मुद्दा चलेगा या फिर गद्दारी का। और क्या छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा में समीकरण बदलेंगे? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अमरवाड़ा में जमकर हुआ घमासान। उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 जुलाई को इस सीट पर अमरवाड़ा की जनता वोट करेगी। 2023 में इस सीट को कांग्रेस ने जीता, लेकिन कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां फिर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने यहां माहौल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। वो इस सीट पर भी समीकरण बदल देगी, ऐसा दम भर रही है। उसका तो ये भी दावा है कि जनता बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेगी। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इधर कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत आंचलपुर धाम के धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है। उसकी कोशिश आस्था के सहारे इस सीट पर फिर से कब्जा जमाने की है। हालांकि इस सीट को जीतने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खूब दम लगाया, लेकिन पूर्व सांसद नकुल नाथ और कमलनाथ यहाँ उतने एक्टिव नहीं दिखे जितना उम्मीद की जा रही थी। फिर भी कांग्रेस को भरोसा है कि यहाँ जीत तो उसकी ही होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से चुना हुआ कमलेश शाह वो भारतीय जनता पार्टी में गया, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और भाजपा से आज भाजपा के चुनाव चिन्ह पे वहां खड़ा है। मैं समझता हूं कि अमरवाड़ा के जो मतदाता हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये गद्दार लोग हैं। इन्होंने उनके मत का अनादर किया है, अपमान किया है, तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको मत देंगे, उनको जिताएंगे। अमरवाड़ा सीट पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ दांव पर दिग्गजों की साख है। बीजेपी की कोशिश इस सीट को जीतकर ये संदेश देने की है कि इस इलाके से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका है। तो कांग्रेस चाहेगी कि अमरवाड़ा को जीतकर ये मैसेज दिया जाए कि अभी भी कांग्रेस के लिए यहाँ बहुत कुछ बचा है। खैर, कल अमरवाड़ा की जनता किसे चुनेगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका अनादि टीवी में। आवाज मिल रही राकेश जी आपको? जी नमस्कार। मेरा भी क्या कहते हैं अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, तो राकेश जी कुछ ही घंटे बचे हैं अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा में, क्या स्थितियां देख रहे हैं?
कि कमलनाथ को उनकी खोई प्रतिष्ठा मिलेगी, कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी, या बीजेपी जो हमेशा उपचुनाव जीतने में माहिर मानी जाती है, या आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है, वो बीजेपी के हाथ ये जीत लगने वाली है? हो सकता संभावना? देखिए क्या है, उपचुनाव का जो परिदृश्य होता है बड़ा एक अजीबोगरीब होता है, और प्रदेश सरकार का एक देखा जाए एक हल्का सा बेनिफिट तो अभी हम जितने देखे हैं हम लोगों ने जी। तो वर्षों से चुनाव का विश्लेषण करते आ रहे हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। मगर जैसा कि आपने बताया कि छिंदवाड़ा जो जिला है ये क्या कहते हैं कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी हाल ही में विधानसभाओं के अंदर स्थितियां देख लीजिए आप, और लोकसभा के अंदर अभी कांग्रेस की हार हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये जो अमरवाड़ा की उपचुनाव की जो चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बल के साथ पूरे प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये उनके मुख्यमंत्री काल का उपचुनाव, पहला उपचुनाव है। तो ये यहाँ पर लगभग 15 दिनों के अंदर एक पखवाड़े के अंदर उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी है, और 5 बार लगातार ये यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार यहाँ एक कैंप भी किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ साथ जीतू पटवारी भी पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, और उनका ये कोशिश है कि ये संदेश ना जाए कि मध्य प्रदेश और खासकर छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सूखा साफ हो गया है। मनोज, तो प्रभु जी एक और है, हमने देखा कि जाम सावली बड़ा प्रसिद्ध है छिंदवाड़ा का। जब 2003 का उमा भारती का कैंपेन वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी और सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के 10 साल पुराने मुख्यमंत्री चले गए दिग्विजय सिंह। 2018 में कमलनाथ वहीं से उन्होंने एक तरह से कहा जा रहा था कि वहीं से उन्होंने अभियान शुरू किया, और अब उसी छिंदवाड़ा में क्या फिर से परिवर्तन के भाग बनेंगे? क्योंकि खुद को हनुमान भक्त बताने से चूकते नहीं है कमलनाथ। नकुलनाथ की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और कांग्रेस में जिस प्रकार से उनको हाशिए पर डाल दिया है, और बीजेपी ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला, जो राकेश जी भी कह रहे हैं कि पहला उपचुनाव है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, चुनौती सबके सामने बरकरार है। और खबर ये भी है कि बीडी शर्मा के बाद नया अध्यक्ष मिलना है, तो वो जाते जाते भी सोचेंगे कि जीत का डंका बजाकर जाएं, बीजेपी के शुभंकर माने जाते हैं। देखिए मनोज जी, कल वोटिंग होनी है, और यदि हम वोटिंग के पहले बैठकर यदि चर्चा कर रहे हैं तो अभी जो कागज पे यदि हम समीकरण देखते हैं बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का यहाँ पे अपर हैंड है। चुनाव जो है उपचुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो। यदि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ही आंकड़े देख लें तो यदि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं देवरावन भलावी, उनको 50,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उसमें कांग्रेस के वोट मिला दिए जाएं तो 1 लाख से ज़्यादा की लीड यहीं पे हो जाती है। और तो यदि वो स्थिति है, चूँकि गोंडवाना है वहाँ पे एक फैक्टर के तौर पर, और पिछले हम लगातार चुनाव में देख रहे हैं गोंडवाना वहाँ पर पिछले कई चुनाव से 2003 के बाद से ही लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक बार सीट जीते भी हैं, एक बार 2003 में जीते हैं, फिर दूसरे नंबर पर रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे। 2008 में जब बीजेपी जीती तो उसका भी श्रेय ये कहें कि पीछे कहीं ना कहीं गोंडवाना पार्टी का मैदान में होना था, उसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर जीत पाई थी। नहीं तो ये तो कमलनाथ तो बाद में है, कांग्रेस का गढ़ ही है पूरा का छिंदवाड़ा। तो कांग्रेस की वहाँ पर मेहनत, कमलनाथ की मेहनत भी वहाँ पर असर करती रही है। अब एक गांव उनने खेला है, चूंकि बाजी निश्चित तौर पर कमलनाथ के हाथ से निकल रही थी, तो आंचल कुंड के जो दादा हैं सुखराम, जो उनके जो बेटे हैं धीरन शाह, उनको टिकट देकर उन्हें एक नाव खेलने की कोशिश की है। यहाँ पर आस्था को वो सामने लेकर आए, जिस तरीके से आपने कहा कि हनुमान जी की आस्था रही है, उनको प्रभाव उस क्षेत्र में खासा है। और आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को सिमरिया में हनुमान मंदिर यदि बनाना पड़ा हो, हनुमान जी की 100 फीट से ज़्यादा ऊंची प्रतिमा यदि लगानी पड़ी है 108 फीट की, तो निश्चित तौर पर ये इसलिए लगानी पड़ी है कि उस आदिवासी वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि हम भी धार्मिक प्रवृत्ति के आप जुड़ाव जोड़ने के लिए, तो वो कोशिश उनने की थी। अब आंचल कुंड का दांव उनने खिलाया, लेकिन समीकरण यहाँ जो कह रहे हैं बीजेपी का वोट बैंक अपनी तरफ है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में है, और वो मैदान में है देवरावन भलावी जो नया चेहरा है, युवा चेहरा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जो पिछले 2 चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुका है। 2023 में 18,000 से ज़्यादा वोट ले गए थे। तो अब यदि वो यहाँ पर मैदान में है तो आप ये मान के चलिएगा कि जो है जो वोट पुराने बढ़ते रहे, उस हिसाब से यदि हम देखें तो कमलेश शाह का अपना प्रभाव है हर क्षेत्र में, वहाँ के वो राजा हैं। कमलेश शाह बीजेपी की साख, और उसके साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो वोट काटेगी कांग्रेस का,
वो मिलाकर बीजेपी यहाँ प्लस होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेता जो है, आप जो भी समीकरण देख रहे हैं वो खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कमजोरी से नहीं लिया चुनाव को। बिल्कुल 3 आदिवासी मंत्री वहां पर पूरे समय लगा कर रखे। मोहन यादव ने खुद वहां पर रात्रि विश्राम किया है, लगातार 3-4 बार वो गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान। वीडी शर्मा गए हैं। और एक इस चुनाव में यदि हम लोकसभा चुनाव की नज़र से देखते हैं तो एक जो कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, जिनके पीछे एक वीडियो वायरल होने की बात आ रही थी, वो करता धरता लोग भी कहीं ना कहीं अमरवाड़ा से जुड़े हुए थे, इसी क्षेत्र के निवासी थे, शायद इस तरीके की स्थितियां आई थी। समझ लेंगे जी। उसके बावजूद यदि यहाँ पर जो है कांग्रेस वो कमाल नहीं कर पाई, तो इसका मतलब ये है कि इस बार भी कमाल कांग्रेस के हाथ में जाता हुआ दिख नहीं रहा है उतना ज़्यादा। आंचल कुंड के प्रति आस्था होना अपनी जगह, आस्था वोट में हर बार परिवर्तित हो जाएगी, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, अयोध्या सबसे बड़ा उदाहरण है, फैजाबाद जिसका नाम है लोकसभा सीट। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, कांग्रेस फिर वही पुराना अपना जो मामला 2020 से चिल्ला रही, गद्दार गद्दार, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है। लेकिन एक सवाल तो ये भी वोटरों के मन में उठा ही होगा ना कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से नकुलनाथ कमलनाथ ने बायो बदला, घर पर भगवा लहराया, और खबर रही कि वो दिल्ली तक पहुँच गए थे लेकिन वापस लौटना पड़ा। तो ये नैरेटिव चलेगा, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं तो उनके बारे में तो कुछ सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस क्या इसको इतनी गंभीरता से वो चला पाई होगी? देखिए मनोज जी, ये नैरेटिव हम देख चुके हैं। जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, कमलनाथ जी की सरकार गई थी, ये नैरेटिव गढ़ा गया था, तब तो बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ था, तब वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया या जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया उन आरोपों को। इसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार चुनाव में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती रही है, लेकिन क्या वो टिक पाया है? तो अमरवाड़ा में ऐसा क्या नया हो गया कि आपको लगता है कि वो मुद्दा टिक जाएगा? यदि हम दमोह को छोड़ दें, एक उपचुनाव था जो जीत गई थी कांग्रेस, जिसको उन्होंने मॉडल बना लिया था, अमरवाड़ा में क्या वैसी परिस्थितियां हैं? और अभी ये हम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं राकेश जी उनसे समझेंगे कि क्या कमलनाथ उतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, नकुलनाथ उतनी मेहनत कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी? ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पे। रही बात उपचुनाव में, तो जनता बहुत कुछ समझदार हो गई है। आस्था सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट जो कांग्रेस का दिखता है हमें वहाँ पर, कि उन्होंने उम्मीदवार बेहतर, जो उम्मीदवार वो दे सकते थे इससे बेहतर उनके पास नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके पीछे हमने देखा है आंचल कुंड की आस्था है। कहीं आस्था और रास्ता की काट भी एक तरह से हम कह सकते हैं, जितना आस्थावान होंगे उतनी यदि कमलेश शाह के जो उनका जो विरासत है उसके प्रति भी लोगों की आस्था रही होगी। हमने देखा है हिंदुस्तान में ऐसी रही है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की देख लीजिए, चाहे आप विजय शाह की देख लीजिए। तो आस्था एक इधर भी है ना, दो तरह की आस्था है मनोज जी। एक धार्मिक आस्था है जो आप आंचल कुंड से कह रहे हो, एक आस्था हमेशा हमने देखा है राज परिवार के प्रति रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात रही है। तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट है ना कमलेश शाह का। और अभी आप भूल नहीं सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ से किस तरह से बीजेपी प्लस रही है, और फिर बीजेपी सत्ता में है तो जनता भी इतनी समझदार है कि डबल इंजन की सरकार होती है तो फायदे होते हैं, क्षेत्र का विकास होता है। जो विपक्षी दल का विधायक होता है उतने काम नहीं करा पाता है, तो अब जनता भी पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में ये वाली काट चल पाए कि सिर्फ एक गद्दार के बहाने आप वहाँ पे इस तरह से जीत हासिल कर सकें। आपको और मुद्दे गढ़ना पड़ेंगे। यदि आप जो वादे कर रहे हैं, क्या वो वादे आप पूरे कर पाएंगे विपक्ष में रह के? तो निश्चित तौर पर यहाँ कमजोरी एक नजर आती है। और दूसरी तरफ जब सत्ता में आप हैं, कमलेश शाह, उम्मीद ये हो सकती है जनता के बीच में कि भाई वो मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बनेंगे तो क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से होगा, बेहतर काम होंगे, और जिस तरह से काम वहाँ हो रहे होंगे उसके बाद के, तो मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट वहाँ पे ये है। और कमलनाथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, जीतू पटवारी वहाँ अपनी ताकत लगा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका वहाँ पे मौजूदगी से क्या कितना फर्क पड़ सकता है? उनकी मौजूदगी की तुलना में मुझे लगता है कि कमलनाथ ज़्यादा पावरफुल हैं। कमलनाथ नकुलनाथ यदि वैसे ही मेहनत कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला हम मान सकते हैं, वरना तो अब प्रशासन है उनके पास, सत्ता में वो हैं, तो बहुत सारे प्लस पॉइंट में हम देखते हैं कि बीजेपी का पल्ला वहाँ पर भारी दिखता है। तो बिल्कुल राकेश जी, तो आपको लग रहा है उतनी मेहनत करते हुए कमलनाथ नकुलनाथ, क्योंकि बीच चुनाव के पहले जो कांग्रेस कमेटियां बनाती उनमें से एक में भी दोनों पिता पुत्र नहीं होते हैं, इसमें भी कोई एक संदेश छुपा है? ये ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत से प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के इसमें जाते हुए देख रहे हैं। जैसे रही बात आस्था की, कांग्रेस ने अपना जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो उन्होंने अपना एफर्ट लगाया है। रही बात जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी उतना प्रभाव नहीं कर पाएंगे। अगर जहां पर छिंदवाड़ा की बात है तो एक सिर्फ प्रभाव अगर किसी का अगर है तो वह है सिर्फ नकुलनाथ का, कमलनाथ का। नकुलनाथ उतनी लोकप्रियता नहीं है उनमें, नहीं अगर इतनी अगर लोकप्रियता रहती तो छिंदवाड़ा की जनता अभी लोकसभा में उनको नकारती नहीं।
लोगों की आस्था आज भी और विश्वास के कमलनाथ के प्रति है। रही बात अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं अपन, जी। तो भारतीय जनता पार्टी हर वो दांव लगा रही है यहाँ पर जो जिससे कि अपने पक्ष में परिणाम लेके आ सके। रही प्रदेश स्तर से लेकर आप राष्ट्रीय स्तर तक के जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके ऊपर लगातार वो काम कर रहे हैं। क्षेत्र का उन्होंने हर संपत्तियां उनके को उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है और सारे लोग पूरी दमखम के साथ कहते हैं जो चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो सिर्फ भारत अपना कमलनाथ सिर्फ 2 दिनों तक यहाँ 3 दिनों पर तक यहाँ पर रहे, उसके बाद वो उनका कभी देखने में आ रहा है। हम तो लगभग 45 सालों से उनको देखते आ रहे हैं क्षेत्र के अंदर, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। उनका हेल्थ इशू भी यहाँ पर देखने को लगता है कि अब वो थोड़ा अल्जाइमर का शिकार से ऐसे लगता है कि वो कुछ सभाओं को संबोधित करते करते सब्जेक्ट से हट के बात करने लगते हैं, भूल जाते हैं, एकाग्रता उनमें भंग होती जा रही है। तो लोगों जैसा कि आपने बताया कि वो जनता भी यहाँ ये समझ रही है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य के अंदर लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता की सरकार है। तो छिंदवाड़ा जिले की जो जनता है और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर बड़ी समझदार है। उसको ये जानते हैं कि किसको चुना जाए, क्योंकि 20 वर्षों से ये देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ की जनता लगातार वोट अपना मत देती आ रही है। बावजूद उसके 20 वर्षों से यहाँ विकास एक तरीके से देखा जाए तो 20 वर्षों तक जो हो गया है छिंदवाड़ा का जो विकास है वो एक तरीके से रुक गया है। और हम देखे जाए कि जिस गति से छिंदवाड़ा का जो विकास हो रहा था, जो प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा का मॉडल था, वो लगभग उसका विकास लगभग 20 वर्षों तक पीछे चला गया है। तो छिंदवाड़ा जिले की जनता ये बेहतर तरीके से जानती है कि सत्ता पक्ष में रहे अगर कैंडिडेट है, सत्ता पक्ष द्वारा उतारा गया कैंडिडेट अगर उसको हम चुन के लाते हैं तो क्षेत्र का विकास रहेगा। रही बात अगर माइनस पॉइंट अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए तो 10 वर्षों से लगातार केंद्र में सरकार है और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो छिंदवाड़ा के अंदर जो विकास होना चाहिए और छिंदवाड़ा के अंदर जो विकास के कार्य होना चाहिए वो एक तरीके से अवरुद्ध है या एकदम उनको रोक दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का अगर माइनस पॉइंट अगर ये है और वो उसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ये उनकी दुखती रह गए। छिंदवाड़ा के अंदर एक भी विकास कार्य बीते 20 वर्षों से वो कहीं गिनवा नहीं सकते हैं। तो छिंदवाड़ा का जो अगर लोगों की पर यह है कि छिंदवाड़ा में अगर जो कोई विकास होता है, वो कह सकते हैं ना कि विधायक लगातार उन्हीं का था, सांसद लगातार उन्हीं का था और ये तो उन्हीं को करवाना था। और कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री भी रहे और जो मेडिकल कॉलेज को लेकर आरोप लगते रहे उन पर कि 3-4 मेडिकल कॉलेजों का इकट्ठा बजट वो छिंदवाड़ा ले गए। बहुत से विकास कार्यों के लिए यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से पिटारा खोल दिया था। बड़े बड़े जो उन्होंने अपने यहाँ विकास कार्य शुरुआत की थी, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कर लें, हॉर्टिकल्चर की बात कर लें, आपका ओपन जेल की बात कर लें, ये सब जो कार्य हैं वो एक तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं। उनके ऊपर फंड की कमी हो गई है और अवरुद्ध हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे लेकिन ये जो आपने गिराया राकेश जी, ये क्या सारी चीजें कांग्रेस को वोट दिलाने में सहायक है? प्लस माइनस दोनों देख लें कि वो ये कह सकते हैं हमने सौगात दी थी और वो ये कह सकते हैं कि ये सौगात है लेकिन बीजेपी ने फंड नहीं दिया, हमारा अगर नेता जीतता, हमारा विधायक जीतता है तो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं लोग, मगर यहाँ की मैंने आपको बताया कि बड़ी जनता अब भी बड़ी परिपक्व हो चुकी है। उनको लगता नहीं है कि आने वाले 5 वर्षों में क्या कहते हैं कांग्रेस की वापसी होगी। तो 5 वर्षों तक जो काम ये रुके हुए हैं छिंदवाड़ा जिले के, वो अब चाहते हैं कि ये प्रतिनिधि यहाँ पर क्या कहते भारतीय जनता पार्टी का जीत के जाए। और जैसा कि लोकसभा के पहले कुंवर कमलेश साहब को इस वादे के साथ किया गया था कि अगर वो जीतते हैं तो हम क्या कहते हैं इनको मंत्री पद से नवाजेंगे। तो जनता इसका बेनिफिट है, जनता समझदार है, तो जनता अपने पक्ष में वोट देगी। रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी की बात है, वो आस्थावान संस्कृति के लोग हैं यहाँ पर और आस्था का केंद्र है आंचलकोट। उनके साथ ये है कि ठीक है आदिवासी वोटर्स और आदिवासी जो लोग हैं वो उनके प्रति समर्पित हैं और क्या कहते हैं उनको वोट देंगे। मगर उनके साथ माइनस पॉइंट ये धीरेन्द्र शाह के साथ कि आदिवासियों से हटकर अन्य समाज के जो लोग हैं वो कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्रभु जी, एक तरह से जो मॉडल की बात होती है छिंदवाड़ा, वो तो कसौटी पर है ही, लेकिन उपचुनाव में कई सारी कसौटियां और 2 उपचुनाव और लड़ना है पार्टी को अभी।
कांग्रेस के लिए भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा, और बीजेपी तो इसके लिए जानी जाती है कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि जो बुधनी है, हमने देखा लोकसभा में अभी शिवराज सिंह चौहान को 1.5 लाख की लीड मिली वहाँ से, और श्योपुर। हाँ देखिए मनोज जी, जहाँ यदि छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा के दिन पिछले लगातार 2 विधानसभा चुनाव यदि देखते हैं तो चूंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो रहे थे, इसकी वजह से वहाँ के सारे विधानसभा सीटों पर बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री हमारा मिल रहा है। पिछली बार वो बने भी थे, इसके बाद भी वही प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो सीएम इन वेटिंग उनको प्रोजेक्ट किया गया था, तो उसका असर वहाँ पे दिखाई दिया। एक फिनोमिना ये है कि जो भी बाई इलेक्शन होते हैं सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। अब छिंदवाड़ा की जनता चाहे वो ट्राइबल हो तो भी वो इतनी समझदार तो है ही कि उसको देख रहा है कि अगले 4.5 साल तक मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। कमलनाथ अब किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है जो वैसी मदद कर सकें उस तरीके से जैसा पहले वो करते रहे, वहाँ के लोगों की विकास कार्य की कोई सौगात दिला सकें। तो अब इस स्थिति में जनता के पास एक चॉइस है कि वो उधर बीजेपी की तरफ जा सकती है, और बीजेपी इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। वो लगातार यही लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलेगा। कमलेश शाह चूँकि 3 बार के विधायक हैं वहाँ के, तो वो भी उनका भी एक अपना प्रभाव है, तो वो भी यहाँ पर असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बुधनी की बात है तो निश्चित तौर पर बुधनी में भी कांग्रेस ने अपना तो जयवर्धन सिंह को वहाँ के इंचार्ज बना रखा है चुनाव के लिए। विजयपुर के लिए उन्हें पहले एक टीम बना रखी है वहाँ पर चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही। लेकिन दोनों ही क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बुधनी में भी कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बुधनी में शिवराज सिंह का जो प्रभाव है, उनका जो हो रहा है, इतने साल तक उन्होंने काम किया, वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने का उसको दर्जा हासिल रहा है बुधनी को, तो वो बीजेपी का ही अपर हैंड वहाँ पर दिखाई देता है। विजयपुर में जरूर कांग्रेस जोर लगाएगी, लेकिन विजयपुर में यदि मंत्री बनकर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं तो रामनिवास रावत, तो ये कहा जा रहा है। दूसरी बात ये भी है ना वो जी कि चेहरा नया कौन, रामनिवास रावत वहां से लगातार राजनीति करते रहे, तो दूसरा उनकी छत्रछाया में पनप पाया है क्या ऐसा कांग्रेस का कोई नेता? श्योपुर को ब्रजेश जी शायद 27 साल बाद मंत्री मिल रहा है, बिल्कुल। तो श्योपुर की जनता के लिए तो एक उपलब्धि ही है कि वो भले उनके मंत्री, उनके विधायक ने, प्रतिनिधि ने जो है पार्टी बदल कर ली हो, लेकिन वो चूंकि मंत्री बनकर आ रहे हैं, क्योंकि श्योपुर बड़ा उपेक्षित सा रहा है अभी तक। नरेंद्र सिंह तोमर सांसद भी रहे वहां से, वो मंत्री भी रहे जब प्रदेश में, तो ग्वालियर से जीते जाते थे, तो वो जो मुरैना से जरूर मंत्री रहे, भिंड से रहे, लेकिन श्योपुर उपेक्षित रहा है इस पूरे कार्यकाल में, तो वहां पर भी एक उसका असर होगा। शायद यही वजह है कि रामनिवास रावत ने इंतजार किया कि पहले उनको मंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, अब इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो वो कोशिश वहां पर दिख रही है। तो कांग्रेस के लिए तो राह कठिन है। अब जीतू पटवारी की युवा टीम के लिए दारोमदार ये है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना माहौल बनाते हैं, किस तरीके से वो अपना असर दिखाते हैं कि 3 में से कोई एक उपचुनाव वो जीत जाए, तो शायद वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। लेकिन चौथा भी तो कतार में खड़ा हुआ है, वो तो ऐसे और हम देख सकते हैं, क्योंकि 4.5 साल का वक्त है। बहरहाल अभी ये इतना तो तय है कि अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा के बाद और भी अग्नि परीक्षा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो निश्चित तौर पर अमरवाड़ा उपचुनाव की जंग दिलचस्प है। राज परिवार जीतेगा या दरबार जीतेगा या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोई चमत्कार दिखाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि अमरवाड़ा के नतीजे कई सारे नेताओं का सियासी भविष्य भी तय करेंगे और उनकी राजनीति को एक नया मोड़ भी इससे मिलने वाला है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।